हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो हम आज एलसी अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में हमने अभी तक जितने भी सर्किट होते हैं, जितने भी टाइप के अल्टरनेटिंग सर्किट होता है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव, प्लस हमने देखा था कि एलआर सर्किट, सीआर सर्किट और आरसी सर्किट, ये सारे के बारे में हमने पढ़ लिया था। इम्पीडेंस क्या होता है, ओके, करंट क्या होता है, पिक करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, सब देख लिया था। आज हम लास्ट पार्ट में देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले मैंने एसी डीसी का डिफरेंस भी बता दिया था। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है, ओके, साइनोसोडियल फंक्शन क्या होता है, ओके, कौन लैग करता है, कौन लीड करता है। रेजिस्टिव सर्किट में दोनों करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। एलआर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और आरसी सर्किट में करंट लीड करता है। ये सब हमने देखा था। अब करंट लीड करता है, ये सब हमने सब कुछ अच्छे से देख चुका था। आज हम देखेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए, आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। एलसीआर सर्किट आज देखेंगे। एलसीआर सर्किट में तीन चीज होंगे। LCR circuit is comprised of inductor, capacitor and resistor. This is inductor, this is capacitor and this is रेजिस्टर। ओके, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं LCR सर्किट। और LCR सर्किट में लिखा हुआ है, इट इज containing a series combination of an resistance, coil of inductance and capacitor of capacitance connected with a source of alternating current। ओके, अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे I हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, करंट इधर से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल होगा V इक्वल टू आई बाई आई आर। यहाँ पे होगा एल डी आई, सॉरी, यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे हो जाएगा Q बाई सी। ये सब हम देख चुके हैं, हम जानते भी हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, फेजर डायग्राम हम एलसीआर सर्किट को देखते हैं। फेजर डायग्राम हम एलसीआर सर्किट का देखते हैं। देखिए, एलसीआर सर्किट में तीन है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है और कैपेसिटर है। तो इंडक्टर के, और सबसे पहले समझेंगे कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टिव सर्किट में कैसा रहता है। तो दोनों सेम पेज में चलता है। ओके, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है कितने से, पाई बाई 2 से। ओके, और आरसी सर्किट में करंट लीड करता है पाई बाई 2 से। इतनी बातें हमें मालूम है। ओके, वी नो दैट ऑल दीज थिंग्स। ओके, वी हैव स्टडी, वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ कमिंग टू एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम कैसा होगा, जस्ट लाइक देखिए, ये तो रहा, ये वाला डायग्राम रहा आपका रेजिस्टेंस का, वीआर का। ई हो गया वीएल का, क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो वोल्टेज इधर लीड कर रहा है। ओके, और ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट। अब एक बात समझिए, कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज थोड़ा मिनिमम होता है, थोड़ा सा कम होता है इंडक्टिव सर्किट से। ओके, यहाँ तक मालूम है। ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम देखिए, ये किसका वोल्टेज है, ये रेजिस्टिव वोल्टेज है। ये किसका, करंट भी इधर ही है। ओके, ये किसका है, इंडक्टिव सर्किट का है। ओके, और ये किसका है, कैपेसिटिव सर्किट का है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ओके, द वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट वी आर। वेक्टर ओपी वी आर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, विच इज इन फेज विद आई, आई के साथ फेज में वेक्टर ओ क्यू represent VL which leads I by 90 degree and the vector OS represent VC which lags behind I by 90 degree। सारी बातें कर दी है। ओके, VL एंड VC आर अपोजिट। इंडक्टिव वोल्टेज ऊपर होगा, कैपेसिटिव वोल्टेज नीचे होगा, रेजिस्टिव वोल्टेज करंट के साथ फेज में होगा। ओके, चलिए
ओके, VL is if VL is greater than VC, जो डायग्राम में दे, then their resultant will be VL minus VC, which is represented by OT. OT के VL minus VC को रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, VL यानी कि XL minus XC. ओके, XL क्या है? XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा L. XC क्या होता है? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है. ये कितना होता है? 1/ओमेगा C. ओके, ओमेगा L को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई F इंटू L. इसको लिख सकता हूँ 2 पाई F अपॉन ओमेगा C. सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई F इंटू C. चलिए, ये डायग्राम है. अगर यहाँ से मैं tan phi लिखना चाहूँ तो tan phi आई कैन राइट ओके R अपॉन XL माइनस XC. और XL XC मैं आपको लिख चुका हूँ. इतनी बातें तो हमें आनी चाहिए. ओके, सीरीज LCR सर्किट फेजर डायग्राम. ओके, VL इज ग्रेटर देन VC. ओके, इफ VL इज लेस देन VC, यानी कि VL यानी कि इंडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा? कैपेसिटिव पोटेंशियल से कम होगा. तो ग्राफ कैसे जाएगा? नीचे जाएगा. इधर लिख देंगे XC माइनस XL. ओके, इधर V, इधर R. ओके, नेट बीचों बीच आएगा. ओके, पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल होगा रिजल्टेंट होगा तो कितना होगा? VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. ये नेट पोटेंशियल हमें मिलेगा. क्योंकि मान लीजिए इधर था अपना VR था और इधर था VL माइनस VC. या ये भी हो सकता है. ये भी क्या हो सकता है कि एक और बात हो सकता है कि इधर हो गया VR और इधर हो गया VC माइनस VL. जो नेट रिजल्टेंट होगा बीचों बीच होगा V नेट, वो कितना होगा सर? इस केस में इतना हो जाएगा VR का स्क्वायर, वेक्टर लगाएंगे. ओके, और VC माइनस VL का स्क्वायर. क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा. ये दोनों डायग्राम से दिखाया गया है. इम्पीडेंस कितना होगा? इम्पीडेंस का बात करते हैं. इम्पीडेंस क्या होता है कि नेट रेजिस्टेंस. इम्पीडेंस होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. या ये भी हो सकता है VR स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. कौन ज़्यादा है इस पे डिपेंड करता है. विच इज ग्रेटर? अगर XL ग्रेटर तो XL माइनस XC, अगर XC ग्रेटर तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर. ओके, tan phi भी मैंने लिख दिया है. tan phi मैंने आपको ऑलरेडी लिख चुका है. tan phi XC माइनस XR. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये Z हो गया, ये XL माइनस XC हो गया और ये भी VR हो गया. ओके, इन दोनों का Z बराबर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर. आई कैन राइट X स्क्वायर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर अंडर रूट में. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. सबसे पहले LR सर्किट का देखेंगे. LR सर्किट में L का इम्पीडेंस कितना था? ओमेगा. ओके, XL कितना था? ओमेगा है. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई F इंटू L. ओके, अब देखिए, अब Z बराबर जो होगा R का स्क्वायर तो लेंगे ही लेंगे प्लस 2 पाई FL का होल स्क्वायर. ओके, तो Z वर्सेस L का तो कुछ सम कांस्टेंट इनटू स्क्वायर. तो कौन सा ग्राफ होगा? इधर फ्रीक्वेंसी दी है, इधर Z दी है, तो ई वाला ग्राफ आपका सुटेबल रहेगा. आई होप आपको समझ में आया. एट लो फ्रीक्वेंसी Z इज अप्रोक्सीमेटली R, एट हाई फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली Z 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस. ओके, जो XL के बराबर हो जाएगा. लेट मी जूम दिस क्वांटिटी. समझ में आया? Z आया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. XL हो जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L स्क्वायर. जो सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा. ओके, RC सर्किट की बात करते हैं. ओके, RC सर्किट में जो इम्पीडेंस आया था Z आया था और R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. ओके, और XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई F इंटू
सी। ओके, तो अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये जेड मिला अपना। ओके, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा। जेड वर्सेज आर का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो जेड इंपीडेंस डिक्रीज होगा, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस देन इंपीडेंस जेड इज डिक्रीजेस। ओके, एट लो फ्रीक्वेंसी जेड इज अप्रोक्सीमेटली एक्सी और हाई फ्रीक्वेंसी जेड इज अप्रोक्सीमेटली आर। एलसी सर्किट की बात करते हैं। एलसी सर्किट में इंपीडेंस कितना था, जेड कितना था एक्सी सर्किट में, जेड था एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि करंट मान लीजिए इधर है, ये आई है, तो इधर वीएल था। ओके, और इधर क्या था, वीसी था, और इधर वीआर था। ओके, अगर रेजिस्टिव हटा दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा, नेट होगा VL माइनस VC। ओके, अब इसी का स्क्वायर किया गया है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर मॉड ले लिया गया है। ओके, 2πfl माइनस 2πfc, तो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा और ओपन अपवर्ड ओपन। ओके, एक्सएल इजकल टू एक्सी तो ओमेगा एल इजकल टू ओमेगा सी, तो ओमेगा इजकल टू 1/√LC। ये ध्यान रखिएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है कि अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया, ओके, एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल, एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओके, तो ओमेगा एल, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। अगर ओमेगा मिल गया तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल गया तो हमें टाइम पीरियड लिख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एलसीआर सर्किट का बात करते हैं। एलसीआर सर्किट में जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। एक्सीएल सर्किट में एक तो इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टर होगा, और इसे हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जेड क्या होगा, जेड होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, या हम ये भी लिख सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल का। तो आर स्क्वायर प्लस 2πfl माइनस 1/2πfc। तो ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड ओपन होगा, लेकिन कुछ ये आर स्क्वायर का फैक्टर इस पे मैटर करेगा। इसके बाद ये पैराबोलिक ग्राफ जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस क्या होता है कि जब कोई अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगे या ऑपरेट होने लगे तो वहां पे रेजोनेंस मिलता है। ओके, a circuit is said to be resonant when the natural frequency of circuit is equal to the frequency of applied voltage. Okay, for resonance both L and C must be present in the circuit. रेजोनेंस के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों सर्किट में प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर रेजोनेंट ऑसिलेशन और इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट में होना ही होना चाहिए और रजिस्टर भी होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, एक सीरीज रेजोनेंस होता है और एक पैरेलल रेजोनेंस होता है। हम वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं। ओके, सीरीज रेजोनेंस। एट सीरीज रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। ओके, और फाई 0 होना चाहिए, वोल्टेज करंट सेम फेज में होना चाहिए, और मैक्सिमम करंट होना चाहिए V/R। आई मैक्स कितना होगा, V/R। ओके, करंट मैक्सिमम, और VL इक्वल टू VC होना चाहिए। ओके, जेड मिनिमम होना चाहिए, इंपीडेंस मिनिमम जेड कितना होना चाहिए, ओके, R होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो आपको सीरीज यानी कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, यानी कि यहाँ से ओमेगा 1/√LC आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जो बातें लिखा हुआ है ओमेगा 1/ओमेगा/c, ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा R इक्वल टू LC, तो फ्रीक्वेंसी 2π√LC। ये बातें अच्छी से समझ में आ रही है कि नहीं?
जो लिखा गया हुआ है ये क्लियर हमें आना चाहिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाना चाहिए, कैपेसिटिव इंडक्टेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होना चाहिए। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है ओमेगा 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर 1/LC। ओके, ओमेगा हो जाएगा √LC और LC को मैं लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। ओके, ओमेगा जो आया ऑन अपॉन √LC अपॉन 2π। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरिएशन ऑफ Z विथ फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन हो रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी देन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, सर्किट नेचर कैपेसिटिव हो जाएगा। ओके, फाई निगेटिव आ जाएगा, आपका फाई क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ओके, एट एफ इक्वल टू नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, सर्किट का नेचर रेजिस्टिव हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए देन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सर्किट नेचर इज इंडक्टिव। ओके, देखो 3 बात लिखा हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हो सर्किट का नेचर कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा, यानी कि एक्सएल इज लेस देन एक्सी। ओके, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव, फाई निगेटिव आ जाएगा। एट अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब सर्किट का नेचर होगा रेजिस्टिव सर्किट, फाई 0 हो जाएगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजिस्टिव फ्रीक्वेंसी देन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सर्किट नेचर इज इंडक्टिव, फाई पॉजिटिव। एक ग्राफ है। ओके, यहाँ तक तो रेजिस्टिव सर्किट था, उसके बाद क्या हुआ? आपका इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट बन गया। variation of I with frequency. Okay, variation of I with, if f increase z first decrease then increase। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो पहले z डिक्रीज करेगा तब इंक्रीज करना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होने लगा, हमें मैक्सिमम करंट V/R पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। यहाँ पे हमें I जो मिलेगा आई RMS मिलेगा, I0/√2 के बराबर आ जाएगा। सॉरी आई मिलेगा, पिक वैल्यू मिलेगा जो I/RMS/√2 हो जाएगा। ओके, F1 FR F2 ये सब लिखा हुआ है। एज F इंक्रीज I फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट रेजोनेंस impedance of the series resonance circuit is minimum, so it is called acceptor circuit. It mostly accepts the current out of make current whose frequency is equal to its natural frequency. In radio or TV tuning, we receive the desired station by making the frequency of the circuit equal to that of desired station. अब देखते हैं, आप जब रेडियो चलाए होंगे तो आप जैसे ही मान लीजिए 98.3 FM है, तो जैसे ही आप 98.2, 98.3 और 98.4 के आसपास जाओगे, आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, जिस कारण आपका जो क्या होगा, ऑडियो सिग्नल आउटपुट आएगा, मैक्स आएगा, क्लियर आएगा। ओके, पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम क्या देखेंगे? पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, there are two such frequency of applied AC source in LCR circuit where positive consumption is exactly half of the maximum at a resonance. Such frequency are called half power frequency and hence F1 and F2 are called half power frequency। where देखते हैं डायग्राम में है। ओके, hence F1 and F2 are, F1 कहाँ पे? यहाँ पे, और F2 are called half power frequency where F1 is equal to F0 by delta F, F2 is equal to F0 plus delta F। F0 is equal to F0 बराबर आ जाएगा, F0 आ जाएगा अपना √F1 प्लस इंटू F2। ओके, बैंड विथ होता है F1 F2, डेल्टा F होता है बैंड विथ होता है। ओके, चलिए आगे तक देखते हैं। एट ω1 एंड ω2 पावर मैक्सिमम मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। आई स्क्वायर हाफ इंटू रेडियस इक्वल टू I स्क्वायर R बाई पावर। ये पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है VI
आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला होता है, हमें आनी चाहिए। ओके, बात करते हैं यहाँ पे आई, आप आई मैक्स बाई रूट टू वी बाई जेड इजक्वल टू 1/√2 बाई इंटू वी आर, जेड इजक्वल टू √2 आर और जेड स्क्वायर इजक्वल टू 2r स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो आर एल एक्सएल स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी इजक्वल टू आर, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इजक्वल टू आर और ओमेगा अपॉन 1 अपॉन एल सी ओमेगा इजक्वल टू आर बाई एल, ओमेगा माइनस ओमेगा नेट स्क्वायर बाई ओमेगा आर एल। ओके, देन ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट कीजिएगा आर एल आ जाएगा। ये सब सॉल्व करने के बाद ये सारे डाटे आप लिख लीजिए। एक काम आता है, कब आता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की केसेस है। ओके, आप देखते होंगे ये सब बैंडविड्थ होता है रेडियो में, आप रेडियो सिग्नल जब पढ़ाते हैं, मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन देखते हैं। At resonance VL or VC is equal to Q into supplied voltage, Q into V supplied voltage. Okay, hence at resonance magnification factor is the Q factor. Q factor is directly proportional to magnification factor, or magnification factor is directly proportional to sharpness. Q factor मैग्निफिकेशन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जितना मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा उतना ही आपका शार्पनेस आएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, इफ आर इज डिक्रीज मीन्स क्यू फैक्टर और शार्पनेस विल इंक्रीज। आर को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्यू फैक्टर और शार्पनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। ओके, पावर इन AC circuit, the rate of doing work or the amount of energy transferred by a circuit per unit time is known as power in a AC circuit. Is equal to calculate the total power required to supply a load. Power instantaneous is equal to VI. Okay, power instantaneous is equal to VI होता है और हम देखते हैं सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन देख लिए थे। पावर इन एसी सर्किट, तो पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो वोल्टेज कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, करंट क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इसको हम लोग वी आरएमएस भी लिखते थे। ओके, वी इंटू आई वी। ओके, ओके देखिएगा। ओके, पावर इंस्टेंटेनियस वी आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, पावर इंस्टेंटेनियस वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 साइन ए बी प्लस साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नोट देयरफॉर फ्रीक्वेंसी of a power fluctuation is twice the frequency of applied AC source। जो पावर का फ्रीक्वेंसी होगा डबल होगा फ्रीक्वेंसी किसका, अप्लाई करंट का, AC सोर्स का। चलिए आगे देखते हैं। ओके, एवरेज पावर की बात करते हैं। एवरेज पावर मैंने आपको निकालना सकता, पावर एवरेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डी टी। डी टी टी की जगह वी नॉट आई नॉट को कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस साइन 5/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो ए वी नॉट आई नॉट कर दिए, वी नॉट आई नॉट ए पूरा आएगा cos 5/2। ओके, cos 5/2 इन प्लस 0, वी नॉट आई नॉट cos 5। ओके, 2 को बाहर ले लिए। ओके, वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5, ये 5 क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। cos 5 क्या होता है, cos 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है पावर फैक्टर। ये क्या होता है, पावर फैक्टर। ओके, cos 5 पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर को हम लोग cos 5 को R बाई इम्पीडेंस से डिनोट करते हैं। ओके, पावर फैक्टर ऑफ एसी सोर्स R बाई जेड। अगर रेजिस्टिव का जेड तो 0 होता है, रेजिस्टेंस का जेड 0 हो जाता है, रेजिस्टिव सर्किट का देखते हैं 1/1 करके। ओके, एवरेज पावर इन कैपेसिटिव सर्किट।
एवरेज पावर कैपेसिटिव सर्किट में क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, Vrms Irms में cos 90, पोटेंशियल और करंट में 90 का होता है, पावर एवरेज हो जाता है 0। अरे कैपेसिटिव सर्किट का पोटेंशियल करंट का इधर हो गया Vr, ओके करंट इधर है, ओके कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है तो दोनों के बीच में एंगल 90, तो Vrms Irms 90 cos 90 0। चलिए आगे देखते हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कितना होता है, 0 होता है। इंडक्टिव सर्किट में भी एवरेज पावर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में, जिस कारण दोनों के बीच में क्या होता है, फाई एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो cos फाई कितना हो जाएगा, 0, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, 0। ओके आरएमएस पावर होता है Prms इक्वल टू Vrms इंटू Irms, वाटलेस करंट, दैट कंपोनेंट ऑफ करंट इन एसी सर्किट विच इज नॉट एक्टिव। वाटलेस करंट वो करंट होता है एसी सर्किट में जो एक्टिव नहीं होता है। इधर देखिए ए आई हो गया, ए फाई हो गया, ए साइन फाई हो गया, ए वी हो गया, नेट रिजल्ट है। हेंस आई कॉस फाई इज द एक्टिविटी कंपोनेंट ऑफ करंट बिकॉज इट इज इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, बट आई साइन फाई इज द कंपोनेंट विच इज इनएक्टिव कॉल्ड एज अ wattless current because it is in pi by 2 phase with applied voltage। applied voltage से pi by 2 phase से रहता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके पावर फैक्टर, एवरेज पावर इक्वल टू Vrms Irms cos फाई, RMS पावर इनटू cos फाई, cos फाई पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई एवरेज पावर बाई RMS पावर, इसका cos फाई इक्वल टू R बाई Z। मोस्ट इंपॉर्टेंट cos फाई R बाई Z, ओके यही होता है। या एवरेज पावर P एवरेज और P RMS, ओके वाटफुल पावर, एवरेज पावर is also known as wattful power। एवरेज पावर को ही वाटफुल पावर बोलते हैं। पावर एवरेज इक्वल टू Vrms Irms cos फाई, वाटलेस पावर दैट कंपोनेंट ऑफ करंट इन एसी एक्टिव व्हिच इज नॉट एक्टिव। एसी सर्किट में वो कंपोनेंट जो एक्टिव नहीं होता है उसी को बोलते हैं वाटलेस पावर। वाटलेस पावर इज दैट कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट व्हिच इज नॉट एक्टिव, दैट इज नोन एज वाटलेस पावर। और पावर एवरेज Vrms Irms cos फाई, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। चोक कॉइल पढ़ते, चेक कॉइल क्या होता है। अब देखते हो कि आपके घरों में ट्यूबलाइट आते थे, जो पुराने जमाने में चोक कॉइल क्या होता है देखते। जो आपके घरों में पुराने ट्यूबलाइट होते होंगे उसमें एक चोक कॉइल लगाया रहता था। चोक कॉइल लाइक दिस, इस तरह के आपके घरों में एक कॉइल लगा हुआ चोक कॉइल। ये क्या होता है, एक टोरॉइड की फॉर्म में बनाया जाता है। टोरॉइड क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड में फरे होगे, ओके कॉपर का वायर सर्कुलर फॉर्म में लपेट दिया रहता है, ओके चलिए तो यही होता है चोक कॉइल। ट्यूबलाइट में जनरली यूज होता था पुराने जमाने में, अब तो 80 के अंदर हो गया। A choke coil is an inductor of a very small resistance used for controlling current in an AC circuit. Okay, in a direct current circuit, current is reduced with the help of a resistance. Hence, there is a loss of electric energy I square R per second in the form of heat in the resistance. But in an AC current circuit, the current can be reduced by choke coil. चोक कॉइल के हेल्प से हम लोग करंट को रिड्यूस कर देते थे। हमारे जो ट्यूब लाइट आते थे उसमें चोक कॉइल लगाया रहता था। चोक कॉइल लगाने के कारण क्या था कि हमें करंट को रिड्यूस करना रहता था। ओके तो चोक कॉइल के हेल्प से हम लोग करंट को रिड्यूस कर देते थे। ओके but in AC circuit the current can be reduced by choke coil which involves very small amount of loss of energy. Choke coil is a copper coil wound over soft iron laminated core. This coil is put in series with the circuit in current is to be reduced. Okay समझो। ओके एसी सोर्स है, एसी सोर्स के साथ सीरीज में एक चोक कॉइल ऐड कर दिया गया है और फिर यहाँ पे स्टार्टर है और यहाँ पे ट्यूबलाइट है। चोक
कॉइल क्या करता था कि करंट को रिड्यूस कर देता था सर्किट में, जिस कारण ट्यूबलाइट को फ्यूज होने से या बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से रोकता था। ओके, करंट ज्यादा मिलेगा तो अगर एक ही बार मैक्सिमम करंट मिल गया तो चोक कॉइल खराब हो जाएगा। कैसे हैं आंटी? वीडियो कर रहे हैं? Circuit with a choke coil in a series LR circuit, if resistance of a choke coil is R very small, the current in the circuit I is equal to E by Z, with Z is equal to R plus R square plus omega L square. So due to large inductance L of the coil, the current in the circuit is decreased applied by appreciably. Due to this a small resistance of the coil R, the power loss in the choke coil is equal to power average is equal to V RMS I RMS cos phi, which tends to 0. Okay, cos phi is equal to R by Z, R रेजिस्टेंस है किसका? सर्किट का। ओके, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, तो ओमेगा 1/ओमेगा जो अप्रॉक्स टेंस टू 0 होगा, तो पावर लॉस कितना होगा? लगभग 0 के आसपास टेंस करेगा। Okay, a capacitor of suitable capacitance replace a choke coil in a AC circuit. The average power consumed in a capacitor is also 0. Hence, like a choke coil, capacitor can reduce current in AC circuit, which is a power dissipation. Cost of capacitor is much more than cost of inductance of a same reactance. That's why choke coil is used. सुनिएगा, capacitor of a suitable capacitance replace a choke coil in AC circuit. हम कैपेसिटर से चोक कॉइल को कैपेसिटर से रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी रिप्लेस कर सकते हैं। चोक कॉइल को कैपेसिटर से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन द एवरेज पावर कंज्यूम इन अ कैपेसिटर इज आल्सो 0 होता है। क्यों? चोक कॉइल के बदले हम कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज पावर कैपेसिटर में 0 होता है। ओके, लेकिन कैपेसिटर्स बहुत महंगे आते हैं, जिस कारण काफ़ी पैसे बर्बाद होंगे, मनी बहुत लगेगा। जिस कारण हम लोग क्या करते हैं कि चोक कॉइल लगा देते हैं। चोक कॉइल एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर से बना रहता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, a choke coil and a resistance are connected in series and AC circuit and a potential of 130 volt is applied to the circuit. If the potential across the resistance is 50 volt, what would be the potential difference across the choke coil? तो potential difference सीधे VR plus VL स्क्वायर कर दीजिए ना, तो VL स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, तो 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर जो 120 वोल्ट दे देगा। सिंपल तो है। अरे यार देखो, एक चोक कॉइल है, ओके, इसी एसी सर्किट में जोड़ दिए, ओके, एक रेजिस्टेंस के साथ। ओके, इस एसी सर्किट का पोटेंशियल है 130 वोल्ट। ओके, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस है 50 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चोक कॉइल तो कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू होता है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, इंडक्टर के स्क्वायर अंडर रूट में, तो VL स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या कर देंगे? V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर, तो VL स्क्वायर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अंडर रूट में, वैल्यू डालो 120 वोल्ट आ जाएगा आंसर। सिंपल था। ओके, calculate the resistance or inductance required to operate a lamp 60 volt 10 watt from a source 100 volt 50 hertz। ओके, लैंप का जो पोटेंशियल दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है और 10 वाट का पावर दिया हुआ है। ओके, फ्रॉम अ सोर्स, इसका हमें रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का चाहिए। ओके, तो हम ये कितना आएगा और इंडक्टर का भी चाहिए, तो हम निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस 60 वोल्ट, V लैंप प्लस VR 100 वोल्ट, VR इज 40 वोल्ट। ओके, क्लियर तो है। ओके, नाउ करंट थ्रू। ओके, नाउ इन केस V लैंप स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर VR स्क्वायर, ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर टुडे, हम नेक्स्ट क्लास में